मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लंबे ब्रेक के बाद वापस से क्लास स्टार्ट की जा रही है आज माहपुर में। तो आज अपनी क्लास है सोमवार 8 जून 2020। तो वापस से क्लास है जब अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो लाइव से जुड़े। और अपना टॉपिक आपको याद होना चाहिए, कई दिन हो चुके हैं। तो अपना टॉपिक वही है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसकी अपन शायद थर्ड क्लास, तीसरी क्लास ले रहे हैं, आज थर्ड क्लास है ये। टॉपिक अपना वही है, पाचन तंत्र जो है उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे आगे। तो वापस से रिवाइज कराते हैं आपको वापस शुरू से। तो अपन पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था अपन ने। तो वह तंत्र जो भोजन के अंतःग्रहण से लेकर उसके पाचन तथा उसके उत्सर्जन में भाग लेता है, पाचन तंत्र कहलाता है। तो पाचन तंत्र जो है उसके अलग अलग अपन ने पढ़े थे कि उसमें आहार नाल होती है, और आहार नाल के अलग अलग भाग होते हैं और उनके अलग अलग कार्य होते हैं। कुछ भागों के कार्य अपन पढ़ चुके थे, और जो कुछ जो बाकी है उनके अपन को पढ़ने बाकी है। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे आज वापस से। तो अपन ने देखा था कि आहार नाल जो है, आहार नाल जो होता है उसकी लंबाई अपन ने बढ़ी थी, लगभग 8 से 10 मीटर होती है टोटल। आहार नाल जो होती है वो जो स्टार्ट होती है, आपको पता है, भोजन के अंतःग्रहण से लेकर उसके पाचन, उसके उत्सर्जन तक समस्त जो हम सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं वो सब कहलाते हैं सम्मिलित रूप से आहार नाल। और आहार नाल की जो लंबाई होती है, टोटल जो लेंथ होती है उसकी, वो लगभग 8 से 10 मीटर की होती है। तो ये आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल। तो अपना टॉपिक आज का ये रहेगा, आहार नाल व इसके भाग, एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स पार्ट्स। तो उसके बारे में बात करेंगे अपन। पहला अपन देख चुके थे यहाँ पर मुख गुहा। भोजन के अंतःग्रहण से लेकर उसके पाचन तथा उसके उत्सर्जन तक जो भी सारे भाग उसमें काम आते हैं वो सब कहलाते हैं एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। तो इसमें शुरुआत करते हैं अपन, पहले अपन कर चुके हैं इसके बारे में। मुख गुहा यानी ओरल कैविटी, तो उसमें भी अलग अलग भाग होते हैं। मैंने पढ़ा था कि मुख गुहा की बात करें तो अपने जो दांत होते हैं वो मुख गुहा में पाए जाते हैं। दांत व जीभ इसके मुख्य भाग है। और दांत जिस संरचना से जुड़े होते हैं मुख गुहा में उन्हें बोलते हैं गम्स या मसोड़े बोलते हैं इनको। तो ये सब अपन ने पढ़ा था वहां पर, ये सब अपन ने पढ़ा था मुख गुहा के बारे में। वहां अपन ने पढ़ा था कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो वो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो अपन ने देखा था यहाँ पर। वैसे दांत देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी व अस्थायी दांत। तो इसके बारे में शायद दोबारा से बात कर लेंगे अपन आज। तो पहला टॉपिक अपना यही है आज, मुख गुहा, ओरल कैविटी। तो ये जो होती है मुख गुहा का काम होता है भोजन का अंतःग्रहण करना, भोजन को। तो इसमें 4 प्रकार के दांत सम्मिलित होते हैं, भोजन को काटना और भोजन को चबाना और उसके बाद भोजन को आगे भेजना। ये मुख्य कार्य होता है मुख गुहा का। उसमें जो जीभ होती है एक आधार भाग पे, पृष्ठ भाग पे एक संरचना से जुड़ी होती है। मुख गुहा में जो जीभ होती है वो उसके पृष्ठ भाग में नीचे की तरफ एक संरचना होती है, इसके द्वारा जुड़ी होती है, जिसे बोलते हैं जीवा फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगुअल। एक संरचना होती है जिससे कि अपनी जीभ होती है वो नीचे की तरफ एक आधार भाग से जुड़ी होती है, इसे बोलते हैं जीवा फ्रेनुलम। क्वेश्चन आता है जीवा फ्रेनुलम क्या है। तो मुख गुहा में स्थित जीभ उसके अदर नीचे पृष्ठ भाग में एक संरचना द्वारा जुड़ी होती है, इसे बोलते हैं जीवा फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगुअल। तो ये इसके बारे में। ओरल कैविटी, मुख गुहा की बात करें जहाँ पे अपनी जीभ होती है इस तरह से, नीचे के आधार भाग में संरचना द्वारा जुड़ी होती है इस तरह से, इसे बोलते हैं जीवा फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगुअल। ये ओरल कैविटी की बात करें इस तरह से, तो यहाँ पर जीभ जो होती है उसके पृष्ठ भाग में संरचना द्वारा जुड़ी होती है, उसे बोलते हैं अपन यहाँ पर जीवा फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगुअल। तो ये इसके बारे में है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं कि मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो उसके बारे में बात करें 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। दांत होते हैं 4 प्रकार के। पहला जो दांत होता है उसका नाम होता है कृतनक दांत। दूसरा होता है, तीसरा होता है अग्रचरण। चौथा है कृतनक दांत होता है, उनका काम होता है भोजन को काटना। बात करें यहाँ पर इनका एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करने का आपके सामने।
यहाँ लिख लेते हैं इसको गुणा करते जाइए, संख्या आपके सामने आती जाएगी। इसकी याद करने के लिए अच्छी तरीके, जैसे कृतज्ञ दान होते हैं तो इसके लिए गुणा कर देते हैं इसको इससे, तो कितने आए 4। कृतज्ञ दान है वो 2, तो वापस से अगर से बढ़ना ये 4। फिर इसकी बात करें अब तो मुख्य जो बात देखते हैं इसकी, वो देखते हैं कृतज्ञ दान जो होते हैं उनका कार्य क्या होता है। उनका कार्य होता है भोजन को काटना। रत्नक दांत होते हैं, रत्नक दांत जो होते हैं उनका कार्य होता है, जैसे मान लो कृतज्ञ दांत का काम होता है भोजन को केवल काटना, और रत्नक दांत होता है उनका काम होता है भोजन को चीरना या फाड़ना। ये कुछ पहले नुकीले दांत होते हैं रत्नक दांत जो होते हैं। तो ये जो होते हैं मांसाहारी जानवरों में ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य जो होता है वो उनमें ही ज्यादा होता है। उसके बाद बात करें रत्नक दांत होते हैं, उनका काम होता है भोजन को चीरने फाड़ना। उसके बाद अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक जो दांत है उनका कार्य होता है भोजन को चबाना, जो कि पीछे की तरफ होते हैं मुख गुहा में, भोजन को चबाना इनका प्रमुख कार्य होता है। और जो चवर्णक दांत है उनका भी कार्य होता है, वो होता है भोजन को चबाना। सिंपल फॉर्मूला आपके लिए याद करने के लिए, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। कितना दांत होते हैं वो संख्या में 4 होते हैं, रत्नक होते हैं वो 2 होते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि आपको पता है मुख्य गुहा में 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर की तरफ, ये मुख्य गुहा है आपका, तो 2 जबड़े होते हैं, दांत ऊपर की तरफ होते हैं और नीचे की तरफ भी होते हैं। तो यहाँ पर जो दांतों की संख्या आ रही है, दांतों की संख्या वो 1 जबड़े की है, चाहे ऊपर का मान हो जाए नीचे की तरफ। तो अगर आपको पूरे मुख गुहा में दांतों की संख्या याद करनी है, तो ये जो है वो कितने की है 1 जबड़े में, इसका डबल कर लेते हैं अपन यहाँ पर। ये कितने हो गए, अपन ने यहाँ फॉर्मूला था ये 21 23 है, इसको गुणा 2 से करना है आपको क्रम से। 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो पहला इसको करेंगे तो ये इससे हो जाएगा 4 दांत कौन से हुए, पहला प्रकार है वो कौन सा है कृतज्ञ। तो कृतज्ञ दांत 4 होते हैं, कार्य होता है भोजन को काटना, जो कि सामने से होते हैं। दूसरा है इसको करेंगे तो 2 दांत कौन से होते हैं, वहाँ होते हैं आपके रत्नक, जिनका काम होता है भोजन को चीरना और फाड़ना। ये बात कर रहे हैं अपन 1 जबड़े की, 1 जबड़े में दांतों की संख्या होती है वो ये होती है। तो 2 की बात करेंगे, 2 होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो डबल हो जाएगा। ये है रत्नक दांत। तीसरा है अग्र चवर्णक, जो कि पीछे की तरफ होते हैं। पहले अपन देख लिया यहाँ पर कृतज्ञ दांत का कार्य भोजन को काटना, रत्नक का कार्य भोजन को चीरना फाड़ना। अग्र चवर्णक जो कि साइज में चौड़े होते हैं और पीछे की तरफ होते हैं मुख गुहा में, उनका कार्य होता है भोजन को चबाना। और लास्ट जो है वो है चवर्णक, उसका भी कार्य होता है भोजन को चबाना। ये थोड़ा आकार में, आकृति में, साइज में चौड़े होते हैं, इसलिए भोजन को आसानी से चबा पाते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, अपन ने ज्ञात की भी संख्या जो होती है वो इस तरह से है। कृतज्ञ दांत 4 होते हैं, बात कर रहे हैं 1 जबड़े की। 1 जबड़े में जो दांतों की संख्या होती है वो कृतज्ञ की 4 होती है, रत्नक की 2, अग्र चवर्णक 4 और चवर्णक 6। वापस से रिवाइज करें, मुख्य गुहा में दांतों के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। उनके नाम है कृतज्ञ, रत्नक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, ये इनका क्रम है। इसी तरह से होते हैं, कृतज्ञ दांत आगे, रत्नक के पीछे, अग्र चवर्णक पीछे और चवर्णक सबसे लास्ट में, जिन्हें आप दाढ़ भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी संख्या बात करें तो इस तरह से अपन गुणा करके निकाल सकते हैं, या वैसे भी याद कर लें कि कृतज्ञ 4 होते हैं, रत्नक 2 होते हैं, अग्र चवर्णक 4 होते हैं, चवर्णक 6 होते हैं। बात कर रहे हैं 1 जबड़े की, 1 जबड़े में इतने होते हैं। 1 जबड़े में कृतज्ञ दांत 4 होते हैं, रत्नक 2 होते हैं, अग्र चवर्णक फिर से 4 होते हैं और चवर्णक 6 होते हैं। ये बात कर रहे हैं 1 जबड़े की। अगर बात करी जाए कि दोनों जबड़ों में कितने होंगे, आप यहाँ पे गिन सकते हैं 4 2 6 4 10 और 6 16 हो चुके हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं 1 जबड़े की। अगर यहाँ पर बात की जाए दोनों जबड़ों की, तो 16 गुणा 2 कर देंगे, इसको कितना जाएगा ये 32। दांतों की टोटल संख्या कितनी हो जाती है 32। तो इस प्रकार के दांत होते हैं, मुख्य गुहा में 4 प्रकार के दांत होते हैं और उनकी संख्या है, उनका ये कार्य है। तो ये 4 प्रकार के दांत हो गए। यहाँ पर पहले भी शायद मैंने डिस्कस किया था, उसके बारे में वापस कर रहे हैं। चलो, ये मुख्य गुहा के बारे में हो गया, 4 प्रकार के दांत हो गए। ठीक है, ये स्थायी दांत होते हैं, 32 दांत जो होते हैं। उसके पहले अगर बात करें, आपको पता है कि दूध के दांत भी होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं। इनके जब वो दांत गिरते हैं उसके बाद में स्थायी दांत आते हैं।
उनका भी एक तरीका होता है ज्ञात करने का, क्योंकि वो संख्या में 20 ही होते हैं। तो वो जो होते हैं उनका भी फॉर्मूला होता है, इस तरह ज्ञात कर लेते हैं। ये हो गया 10, 4 2 6 और 4 10, और एक जोड़े में 10 हो जाएंगे तो दो में कितने हो जाएंगे 20। फॉर्मूला है इस तरह से। ये कितने दांत के लिए करेंगे तो ये आ जाएंगे 4, अगला हो जाएंगे वो 2, और ये यहाँ पर ध्यान रखिए आपके चौवर्ण दांत होता है वो कोई नहीं होता, ये 0 होता है, तो 0 और वापस से चौवर्ण के वो 4, तो 4 + 2 + 4 बराबर 10। तो ये जो बात करें ये अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांत। दूध के जो दांत जिन्हें कहते हैं अपन, जो कि बच्चों में होते हैं और जब वो दांत गिरते हैं उसके बाद में अस्थायी दांत आते हैं, जिनकी संख्या 32 होती है। तो ये जो होते हैं संख्या में कितने होते हैं 20। अस्थायी दांत होते हैं वो 20 होते हैं, बच्चों में होते हैं, और जब ये दांत गिरते हैं तो वापस से जो अस्थायी दांत आते हैं वो होते हैं 32। तो इस तरह से याद रख सकते हो आप। 20 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं पता है आपको। यहाँ पर 4 होते हैं वो कृतनक होते हैं, 2 होते हैं वो अग्नक होते हैं। आपके चमड़क दांत यहाँ पर होते नहीं बच्चों में, और जो चमड़क होते हैं वो संख्या में 4 होते हैं। तो ये दांतों के बारे में, मुख गुहा के बारे में था। तो ये हो गया मुख गुहा के बारे में पहला टॉपिक अपना। दूसरा है कृष्ण की बात करें। मुख गुहा के बाद भोजन, मुख गुहा के बाद भोजन जिस भाग में जाता है उसे बोलते हैं अपन ग्रसनी। ये मुख गुहा है, यहाँ से भोजन जब आगे जाएगा, यहाँ से भोजन जब आगे जाएगा इस सरल द्वारा, तो यहाँ पर 2 संरचनाएं होती है। एक तो भोजन ग्रास नली होती है, जिसको इसके पास में श्वास नली होती है। तो यहाँ पर भोजन जब मुख गुहा से आ जाएगा, आगे भोजन ग्रहण किया जाएगा, तो आगे जो इसके जस्ट पीछे जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं ग्रसनी। अब इसको क्योंकि आपको पता है यहीं पर यहीं पे नाक भी होती है मुख के ऊपर, यहाँ पास में मुख होता है, और पीछे यहाँ पर अपना कंठ होता है, तालु जिसे बोलते हैं अपन। तो इन्हीं संरचनाओं के आधार पर इसके नाम है, 3 प्रकार के भाग होते हैं इसके भी। ग्रसनी के जो 3 भाग होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला, यहाँ मुख हुआ है, जहाँ मुख हुआ खत्म हो रही है उसके भी बाद में जो संरचना होती है, क्योंकि श्वास नली, ये श्वास नली है और ये भोजन नली है, इसे अपन आहार नाल बोलते हैं। दोनों आगे पीछे होते हैं इस तरह से। तो इस तरह से इन्हीं के नाम है इसके आधार पर। तो वो जो नाम है वो ये है। ग्रसनी जो होती है वो 3 प्रकार के भाग होते हैं इसके। ग्रसनी का जो भाग, या तो ग्रसनी है, ग्रसनी का जो भाग नाक के पीछे की तरफ स्थित होता है या नासिका के पास होता है, उसे बोलते हैं नासा ग्रसनी। पहला भाग है नासा ग्रसनी, मतलब नासा मतलब नाक की बात है यहाँ पर। ग्रसनी का जो भाग यहाँ पर नाक के पास स्थित होता है उसे बोलते हैं नासा ग्रसनी। दूसरा है, क्योंकि यहाँ पे मुख गुहा की बात कर रहे हैं, तो जहाँ जो भाग नीचे की तरफ होगा, मुख के पास होगा, उसे बोलते हैं अपन मुख ग्रसनी। ग्रसनी का मतलब है कि मुंह से, मुख गुहा से प्रारंभ होने के बाद जो संरचना होती है, मुख गुहा के बाद में अगला जो भाग कौन सा है, ग्रास नली। तो मुख गुहा और ग्रास नली के बीच में जो भाग है वो कौन सा है, वो है ग्रसनी। उसके 3 भाग होते हैं। पहला जो नासिका के पास है उसे बोलते हैं नासा ग्रसनी, जो मुख के पीछे की तरफ है उसी को बोलते हैं मुख ग्रसनी। और एक और तीसरा भाग है जो कि पीछे की तरफ, यहाँ पे आएंगे तो कंठ के पास आएंगे। यहाँ पर पहला है नाक के पास है तो नासा ग्रसनी, मुख के पीछे की तरफ है तो मुख ग्रसनी, और नीचे और आगे आएंगे तो जब कंठ के पास आएगा उसे बोलते हैं अपन कंठ ग्रसनी। तो 3 भाग हो गए ग्रसनी के। नासा ग्रसनी जो नाक के पीछे की तरफ से होता है, मुख ग्रसनी जो मुख के पीछे की तरफ से होता है, और जो उसके आगे अगर बात करें तो कंठ की तरफ जाते हैं अपन, जो नीचे भोजन जाता है फिर ग्रास नली की तरफ, तो वो जो भाग होता है वो होता है कंठ ग्रसनी। तो ये 3 भाग होते हैं यहाँ पर ग्रसनी के। याद रखिए, इंपोर्टेंट रूप से भागों के नाम याद रखने चाहिए। ग्रास नली है, उसके बाद आएगा ग्रसनी जो होती है। मुख्य से 3 भाग होते हैं इसके, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। उसके बाद बात करते हैं अब ग्रास नली। ग्रसनी की बात हो गई। यहाँ अगर यहाँ ग्रसनी खत्म हो गई, तो जहाँ से ग्रसनी खत्म हुई है अपनी, ग्रसनी मान लो यहाँ खत्म हो गई, नासा ग्रसनी है, मुख ग्रसनी और ये कंठ ग्रसनी है, ठीक है। अब इसके बाद में ये आगे जाएगी संरचना इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी।
तो ये है आगे जाके जो ये भाग है वो है ग्रास नली। ग्रास नली जो होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ग्रास नली और इसके आगे होती है यहाँ पर श्वास नली। तो ग्रास नली और श्वास नली दोनों होती है, पास होती है, और दोनों में एक एक संबंध होता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, यहाँ पर एक संरचना होती है और उसका कार्य होता है, उसे बोलते हैं अपन एपिग्लोटिस। एक तरह से उसे हिंदी में बोला जाता है, एक तरह ढक्कन के रूप में कार्य करता है। वो कैसे? वो इसलिए कि वो इस तरह से होता है, संरचना उसकी इस तरह से होती है कि जब अपन भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो वो खुला हुआ रहता है इस तरह से, इस तरह की संरचना होती है ये। जब आप भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो ये खुला हुआ रहता है, लेकिन जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ऊपर से आएगा तो इसके ऊपर आके गिरेगा। तो क्या होता है, जब भोजन इसके ऊपर आके गिरेगा तो ये श्वास नली को हल्का सा बंद कर देता है, मतलब भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ये एक मांसपेशियों का बना हुआ संरचना होती है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। और भोजन कल खा जाएगा, भोजन नली में या ग्रास नली में या आरनार में ही जाता है। इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में सिंपल वर्ड बोलते हैं गांठी ढक्कन। ढक्कन मतलब एक तरह ढक्कन की तरह कार्य करता है, ढकने का कार्य करता है ये एपिग्लोटिस। एक गांठी ढक्कन एक पल्लेदार संरचना होती है जो कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। तो ये जो इसका कार्य होता है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। तो ये किसका भाग है? ये ग्रास नली में आता है। यहाँ पर बात करें तो वैसे तो ये देखा जाए तो ग्रसनी में अंतिम भाग होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रसनी और ग्रास नली के दोनों जहाँ पर शुरू होती है वहां पर ये होता है। इसका ये नाम होता है एपिग्लोटिस। ये 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर होता है। उपास्थि मतलब एक मुलायम संरचना होती है, हड्डियों की ज्यादा कठोर नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं उपास्थि, जिनमें अस्थि और उपास्थि दोनों के कार्य करते हैं। मुलायम संरचना होती है। ये 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है, याद रखिए। तो ये जो संरचना होती है इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस, और इसका कार्य होता है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। तो ये यहाँ पर होता है ग्रास नली के ऊपरी भाग में। अब बात करें कि यहाँ पर ग्रास नली प्रारंभ हो चुकी है, ग्रास नली प्रारंभ हो गई है, आगे श्वास नली है। अब श्वास नली को मतलब नहीं है यहाँ पर, श्वास नली में भोजन गया नहीं है, श्वास नली का यहाँ पर कोई रोल अब है नहीं। तो बात करते हैं भोजन नली की, आहार की बात करते हैं। तो ग्रास नली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जहाँ ग्रसनी खत्म हुई और वहां से प्रारंभ हुई ग्रास नली, तो यहाँ से यहाँ तक जो संरचना होती है ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर के लगभग होती है। ये इंपोर्टेंट है, ग्रास नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। और ग्रास नली यहाँ से प्रारंभ हुई, ग्रसनी जहाँ खत्म हुई, ये मुख्य बात थी पता है आपको। तो यहाँ पर ग्रसनी, इसके 3 भाग पढ़ लिए मैंने, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। उसके बाद में पढ़ा ग्रास नली, वो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। और उसके बाद बात करें अपन, जब ग्रास नली 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, उसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य होता है ग्रसनी से भोजन को, अगला जो भाग कौन सा है, अगला जो भाग कौन सा है, आमाशय तक पहुंचाना, उसका कार्य होता है ग्रास नली का। ग्रास नली का कार्य होता है ग्रसनी से भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। तो इसकी लंबाई लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, यहाँ पर जो भोजन होता है, भोजन अपने आप बढ़ जाएगा। भोजन मुख्य वहां से ग्रसनी, वहां से ग्रास नली, वहां से आमाशय, अपने आप नहीं जाता है। उसको एक विशेष प्रकार की मांसपेशियों में गति होती है, ग्रास नली में या ग्रासनी में विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है, मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, उनकी एक गति होती है, जैसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, क्रमानुकुंचन गति। एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्रमानुकुंचन गति क्या है, या भोजन का जो आगे जो संचरण होता है या स्थानांतरण होता है वो किस गति से होता है? वो होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, क्रमानुकुंचन गति। इसका मतलब है कि संकुचन व शिथिलन, मतलब ये जो इनमें विशेष प्रकार की मसल्स मांसपेशियां होती है, तो एक बार सिकुड़ती है, एक बार फैलती है, एक बार सिकुड़ती है, एक बार फैलती है। जैसे मान लो ग्रास नली है, तो इसमें एक बार दबाव पड़ेगा, सिकुड़ेगी तो भोजन अपने आप आगे बढ़ेगा, फिर वापस से फैलेगी तो भोजन इसमें संचित हो जाएगा, वापस पे दबाव पड़ेगा तो भोजन आगे जाएगा। मतलब इस प्रकार एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं इसको, मतलब संकुचन व शिथिलन, संकुचन व शिथिलन। तो इस गति के कारण भोजन आगे बढ़ता है और भोजन यहाँ से बढ़ते हुए आगे आमाशय तक आगे जाकर इस तरह से पहुंचता है। बात करें अपन कि मुख गुहा से ग्रसनी में आया, ग्रसनी से ग्रास नली में आया, ग्रास नली से आमाशय में जाएगा, आमाशय से छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत के अलग भाग है, तो वहां से बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत के अलग भाग है, वहां से मलाशय के द्वारा उत्सर्जित होगा।
तो ये सारे कार्य होते हैं। विशेष प्रकार की गति होती है, उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमानुकुंचन गति। विशेष प्रकार की मांसपेशियां होती है, उनके द्वारा ये गति होती है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं ग्रास नली की, तो क्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन यहाँ पर गति करता हुआ आगे जाता है। इसलिए बात करें अभी आगे, ग्रास नली है, 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है इसकी, विशेष गति होती है क्रमानुकुंचन गति, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसको बोलते हैं। तो उसके द्वारा भोजन आगे जाता है, आगे गति करता है। तो ये है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमानुकुंचन गति, इसके द्वारा भोजन आगे गति करता है। अब बात करते हैं अपन आगे और आमाशय। आमाशय देखो, जहां ग्रास नली खत्म होगी वहां आमाशय प्रारंभ होगा, सीधी सी बात है। ग्रास नली खत्म होगी यहाँ पर, तो जहां पर आमाशय प्रारंभ होगा, आमाशय प्रारंभ होगा, तो उसके बाद में देखिए आमाशय के जो अलग भाग होते हैं, ये अब बात करें यहाँ पर, ग्रास नली खत्म होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रारंभ होगा आपका आमाशय। इस तरह से एक जे आकार का भाग होता है आमाशय, इस तरह से। ये आमाशय। अब देखो ग्रास नली यहाँ खत्म होगी तो यहाँ प्रारंभ हुआ आमाशय। इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जहाँ ग्रास नली खत्म होगी वहाँ आमाशय प्रारंभ होगा, जहाँ आमाशय प्रारंभ होता है वहाँ, और जहाँ आमाशय खत्म होता है वहाँ विशेष प्रकार की संवर्णी पेशियां होती है। संवर्णी मतलब जो सिकुड़ने और फैलने की क्षमता रखती है, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं स्फिंक्टर्स, यानी एक तरह से बाल के रूप में कार्य करती है। बाल मतलब कभी इसको बंद कर सकते हैं, इसको खोल सकते हैं। ये अपने आप होता है, ऑटोमेटिक बाल होते हैं ये, मतलब स्वैच्छिक होते हैं और ऐच्छिक भी होते हैं। तो ये तो जो होते हैं वो अपने नियंत्रण में नहीं होते हैं, अपने आप खोलते हैं, अपने आप बंद होते हैं। तो ये स्फिंक्टर्स होते हैं, बाल होते हैं, हिंदी में बोलते हैं संवर्णी पेशियां, मतलब जो सिकुड़ने और फैलने की क्षमता रखती हो। होगा क्या इसमें होगा ये कि जब भोजन यहाँ से आएगा, ग्रास नली से भोजन आया, यहाँ पर आमाशय में पहुंचा, यहाँ पर एक संवर्णी पेशी होती है, और वो संवर्णी पेशी होती है वो इसको यहाँ पर भोजन को यहाँ से इसमें आने देती है और इसमें जाने देती है। और भोजन जब एक बार इसमें से आमाशय में आ गया तो उसको वहां से बंद कर देती है। भोजन मतलब यहाँ से वापस पीछे की तरफ नहीं जा सकता, यहाँ से भोजन वापस पीछे की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि बाल जो होता है वो संवर्णी पेशी वो बंद हो जाती है। तो ये है पहला, और इसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहला जो भाग है, जो आमाशय का पहला भाग प्रारंभ होता है यहाँ से, जहाँ पर आमाशय प्रारंभ होता है, और वो होता है वो ये वाला भाग होता है ऊपर वाला, इस भाग का नाम है पहला कार्डियम, इसीलिए इसका नाम पड़ गया। पहला इसका भाग का नाम क्या है? कार्डियम। कार्डियम का मतलब सीधी सी बात है कार्डियक, यानी हर जगह पर होता है ये भाग, क्योंकि बाईं तरफ होता है, ये पहला भाग होता है, उसका नाम होता है कार्डियम। उसी प्रकार से कार्डियम जो भाग है उसके पास जो बाल है उसका नाम भी पड़ गया कार्डियक बाल या कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर कार्डियक संवर्णी पेशी। ये पहली पेशी यहाँ पर होती है, और पहला जो भाग है आमाशय का ये जो यहाँ पर ऊपर की तरफ होता है इसे बोलते हैं कार्डियम। कार्डियम यहाँ दूसरा नाम है कार्डियम या जठरागम, दोनों इसके हिंदी नाम है, कार्डियम इंग्लिश वर्ड है। तो पहला जो भाग हो गया आमाशय का हो गया कार्डियम। जहाँ कार्डियम खत्म होता है, कार्डियम से आगे का जो पूरा भाग है नीचे की तरफ वाला, ये जो बड़ा वाला भाग है इसे बोलते हैं फंडिस भाग, जहाँ पर भोजन नीचे की तरफ संचित रहता है, ये है फंडिस। फंडिस मतलब नीचे बड़ा वाला भाग है, ऐसे बड़ा भाग है, इसे बोलते हैं फंडिस भाग। ठीक है, पहला भाग है कार्डियम, जहाँ पे भोजन प्रवेश करता है आमाशय में, तो जहाँ पर संवर्णी पेशी होती है कार्डियक स्फिंक्टर होता है, या कार्डियक संवर्णी पेशी होती है। दूसरा जो भाग है इसके बाद में जो बड़ा वाला भाग है वह होता है फंडिस भाग। ठीक है, कितनी प्रकार की जो मांसपेशियां होती है या मान लो कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा यहाँ पर एंजाइम, हार्मोन वगैरह, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, देनिन वगैरह जो एंजाइम होते हैं वो यहाँ पर स्रावित होते हैं। और तीसरा जो भाग है, जो अंतिम वाला भाग है, जहाँ पर आमाशय खत्म होगा, जहाँ आमाशय खत्म होगा प्रारंभ क्या होगा, जहाँ आमाशय खत्म होगा प्रारंभ क्या होगा, छोटी आंत। तो वो जो वाला भाग है वो होता है कौन सा भाग? तीसरा वाला भाग, जठर निर्गमी भाग। जठर मतलब क्या होता है? आमाशय, और निर्गमी मतलब जो खत्म हो रहा है आगे जाके इसको, और अब आमाशय खत्म हो रहा है, इस भाग का नाम है जठर निर्गमी भाग। ये तीसरा वाला भाग जहाँ पर आमाशय खत्म होता है, ये आमाशय यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर खत्म। और देखो यहाँ पर भी एक बाल होगा, एक मांसपेशी होगी जिस तरह यहाँ पर थी, और उस पेशी का नाम होता है क्योंकि ये जो भाग है छोटी आंत प्रारंभ होती है, छोटी आंत पहला भाग उसका नाम है ग्रहणी पित्त। ग्रहणी पित्त का मतलब है जो इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूडेनम। तो यहाँ पर ये भाग तो शुरू होगा और यहाँ पर आमाशय खत्म होगा और छोटी आंत प्रारंभ होती है।
तो ये यहाँ पर खत्म होता है, तो अगला जो भाग आता है उसका नाम होता है ड्यूडेनम। इसलिए ड्यूडेनम के आधार पर इसका नाम पड़ गया ड्यूडेनल स्फिंक्टर, ये ड्यूडेनल बाल। तो ये यहाँ पर बाल होता है, इसका भी कार्य क्या होता है, क्योंकि देखो ऊपर भी एक बाल है, नीचे भी एक बाल है। जब तक भोजन का पाचन आमाशय होगा, इसको भोजन को यहाँ पर बंद रखेंगे, ये नहीं कि भोजन आमाशय में सीधा आगे जाकर छोटे आंत चला गया। जब तक भोजन का पाचन 1 से 1.5 घंटे तक जो भी टाइम होता है भोजन के अनुसार, भोजन का कैसा ग्रहण किया उसके ऊपर निर्भर करेगा वो। जब तक भोजन का पाचन कुछ रूप से यहाँ पर कुछ भाग में हो नहीं जाता है आमाशय में, जब तक भोजन का पाचन होता है तब तक भोजन को यहाँ पर रोके रखने का कार्य होता है इस बाल का। इस संवर्णी पेशी का नाम है इसका ड्यूडेनल स्फिंक्टर, ड्यूडेनल बाल या ग्रहणी पित्त संवर्णी पेशी, हिंदी में बोले तो संवर्णी पेशी होती है। तो ये यहाँ पर तीसरा वाला भाग है, पहला भाग है कार्डियम भाग, दूसरा भाग है फंडिस भाग, और तीसरा भाग है जठर निर्गमी भाग। ये जो भाग होता है वो ये यहाँ होता है तीसरा, ठीक है, उसे बोलते हैं ड्यूडेनल स्फिंक्टर। अब इसके आमाशय यहाँ पर खत्म हो गया है, और आमाशय कार्य आपको पता ही है, आमाशय कार्य होते हैं यहाँ पर भोजन को इसमें स्टोर करना, संचित करना, या इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या मान लो जो एंजाइम वगैरह होते हैं, हार्मोन होते हैं, उनको श्रवण करना। क्योंकि HCl होता है वो ज्वलनशील होता है, जो कि हानिकारक बैक्टीरिया वायरस उसमें आते हैं उनको नष्ट करता है, भोजन का पाचन करता है। तो यहाँ से ये स्टार्ट करता है भोजन का पाचन, कुछ भाग में कुछ देर भोजन यहाँ पर रुकता है, भोजन का पाचन होता है। फिर जो थोड़ा बहुत अपचित भोजन होता है वो यहाँ से आमाशय से जो उसका भाग अगला भाग है छोटी आंत, यहाँ छोटी आंत प्रारंभ हो जाती है, और छोटी आंत प्रारंभ होती है उसका पहला जो भाग होता है उसका नाम होता है ग्रहणी पित्त, यानी इसे बोलते हैं इंग्लिश में ड्यूडेनम, ठीक है। छोटी आंत प्रारंभ हो गई। अब जो भोजन का पाचन यहाँ पर आमाशय में नहीं हुआ है वो कहाँ होगा, छोटी आंत में। छोटी आंत का पहला भाग होता है ड्यूडेनम। ये अब इंपोर्टेंट बात बता दूं आपको, छोटी आंत जो होती है उसकी लंबाई पूरी होती है 6 से 7 मीटर के बीच होती है, 6 से 7, कई बुक्स में आपको 6.5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 7.5 मिल सकता है, लेकिन 6 से 7 के बीच की बात करें 6 से 7 मीटर की लंबाई होती है छोटी आंत की। देखो यहाँ पर इंपोर्टेंट बात है, छोटी आंत है और बड़ी आंत, दो आंतें होती है। छोटी आंत केवल नाम में छोटी होती है, क्योंकि संरचना जो होती है उसकी छोटी मतलब जैसे बारीक होती है, पतली होती है, लेकिन इसकी लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है। छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है बड़ी आंत से, और छोटी आंत की लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर होती है। बड़ी आंत की बात करेंगे आगे, तो बड़ी आंत ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मीटर होती है इसकी लंबाई, तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं हो गए। छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 7 मीटर, और बड़ी आंत जो होती है उसकी लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर तक। और टोटल जो लंबाई होती है, मैंने बात की थी आहार नाल की बात करी थी, वो होती है आपको पता है 8 से 10 मीटर। आहार नाल में क्या है, आहार नाल में सब कुछ आ गए, सारे भाग, मुख गुहा से भोजन के अंत तक ग्रहण से लेकर के उसके पाचन उसका उत्सर्जन, इसमें सारे जो भाग आते हैं वो आहार नाल कहलाते हैं, और उसकी लंबाई होती है लगभग 8 से 10 मीटर। तो बात करें यहाँ पर अब छोटी आंत की बात करें, पहला जो भाग है वह ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम का कार्य क्या होता है कि जहाँ पर आमाशय खत्म हुआ वहाँ पर प्रारंभ हुआ ड्यूडेनम। और यहाँ पर जो भी ये देखो इसका भाग का नाम इसलिए पड़ा ग्रहणी पित्त, क्योंकि यहाँ पर पित्त वाहिनी और जो अग्नाशय से आती है, अग्नाशय रस जो आता है यहाँ पर, वो सारी जो वाहिनियाँ होती है, वो पित्त वाहिनी आती है यहाँ पर, यकृत वाहिनी आती है लीवर से, वो सारे जो एंजाइमों को लाती है, हार्मोन को लाती है, वो यहीं लाकर छोड़ती है। पित्ता से पित्त यहाँ पर आएगा, यकृत से अग्नाशय रस, यकृत से पित्त है वो यहीं पे आएगा, और जो अग्नाशय है उससे अग्नाशय रस आएगा वो भी यहाँ पर ही आएगा। इसलिए इसका इंपॉर्टेंट कार्य होता है भोजन का पाचन प्रारंभ करना यहाँ से, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रहणी पित्त, तो पित्त को ग्रहण करती है। और इंग्लिश में बोला तो उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ये पहला भाग छोटी आंत का, पहला भाग जब खत्म होता है छोटी आंत का, वही प्रारंभ होता है दूसरा भाग इसका। पहला भाग मान लो यहाँ खत्म हो गया, दूसरा भाग प्रारंभ होगा, उसका नाम होगा, दूसरे भाग का नाम है, हिंदी में बात करें तो अग्रछुदांत्र, या इंग्लिश में बात करें तो वो होता है जेजुनम। ड्यूडेनम खत्म होगा, जेजुनम प्रारंभ होगा, और यहाँ पर जो होता है भोजन का पाचन होता है इसमें भी, और जेजुनम इनकी लंबाई अलग होती है। और जेजुनम जहाँ खत्म होगा वहाँ पर एक भाग जो इसका छोटी आंत का अंतिम भाग है उसका नाम है क्षुधांत्र। पहला भाग है ग्रहणी पित्त, उसका नाम है ड्यूडेनम, दूसरा भाग है अग्रछुदांत्र, इसे बोलते हैं जेजुनम, और तीसरा भाग है क्षुधांत्र, ठीक है, इसे बोलते हैं इलियम। दूसरा ये हो गया, तीसरा भाग यहाँ पर है, इसे बोलते हैं इलियम। सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में जो होता है वो इलियम वाले भाग में होता है, जो छोटी आंत का अंतिम भाग है। यहाँ पर विशेष कोशिकाएं होती है, जिन्हें एंट्रोसाइट सेल्स बोलते हैं, उनके द्वारा भोजन के जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण होता है और उनको सीधा शरीर में अवशोषित किया जाता है। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के
इलियम भाग में होता है। इलियम मतलब बात करें तो शुद्धांतर भाग में होता है। उसके बाद बात करें छोटी आंत जहाँ खत्म होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। छोटी आंत जहाँ खत्म होगी, छोटी आंत मान लो यहाँ खत्म हुई इस तरह से, छोटी आंत खत्म हो गई यहाँ पर, इसका भाग का नाम क्या है? इलियम। हिंदी में बात करें तो शुद्धांतर। छोटी आंत जहाँ खत्म होगी वहां प्रारंभ होगी क्या? बड़ी आंत होगी। सीधी सी बात है। छोटी आंत जहाँ खत्म होती है, बड़ी आंत जहाँ प्रारंभ होती है, वहां पर एक संरचना होती है, एक अपशिष्ट अंग के रूप में एक संरचना होती है, इस तरह से साइड में एक पाउच के रूप में होती है, और उसे बोलते हैं अपन कृमि रूप परिशेषिका। हिंदी में बोलते हैं इसको कृमि रूप परिशेषिका, या इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं अपेंडिक्स। नाम सुनोगा आपने अपेंडिक्स। छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत जब खत्म होती है, बड़ी आंत जब प्रारंभ होती है, वहां पर एक संरचना होती है जो कि अपशिष्ट अंग के रूप में होती है। मानव में इसका कोई कार्य नहीं है, कुछ मांसाहारी जानवरों में इसका कार्य होता है। जो सेलुलोज जैसे अपक्षय पदार्थ होते हैं, उनका पाचन करने का कार्य इसमें होता है, और वो इसमें जाकर के इकट्ठे रहते हैं। इसमें कोई भी मनुष्य में कोई भी नॉन इसका कोई कार्य नहीं है, केवल एक अपशिष्ट अंग के रूप में। क्वेश्चन के बार पूछा जाता है कृमि रूप परिशेषिका या अपेंडिक्स क्या है, इसे आप क्या समझते हैं? या इसे बोलते हैं बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। ये क्या है? छोटी आंत जहाँ खत्म होती है, इलियम वाला भाग है। अगला जो भाग होता है बड़ी आंत का प्रारंभ होता है यहाँ पर, उसका उसे बोलते हैं सीकम। सीकम इसमें लिखा था उसको सीकम। लेकिन हिंदी में बात करें तो पहला इसे बोलते हैं, बड़ी आंत का पहला भाग है अंधनाल, इसे बोलते हैं अंधनाल। तो बड़ी आंत का पहला भाग, छोटी आंत जहाँ खत्म होती है, उसका भाग है क्षुधांत्र। क्षुधांत्र और अंधनाल जहाँ मिलते हैं, जहाँ जुड़ते हैं, वहां पर एक बाल होता है, एक संरचना होती है, और वहां पर एक भाग होता है, उसे बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स, जिसका कोई कार्य नहीं होता है मानव में। तो यहाँ पर भी एक बाल होता है, इसे बोलते हैं, इस भाग का नाम है इलियम, इसका नाम है सीकम। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलियोसिकल बाल, इसे बोलते हैं इलियोसिकल बाल, इलियोसिकल बाल। ये इलियम है, क्षुधांत्र है, और सीकम मतलब ये है अंधनाल। इंग्लिश में बात करें तो, हिंदी में बात करें तो ये कौन सा भाग है? क्षुधांत्र, और ये कौन सा है? अंधनाल। जहाँ दोनों का जो कनेक्शन होता है, वहां पर एक भाग होता है, बगल में साइड में संरचना होती है इस तरह से, उसे बोलते हैं अपन कृमि रूप परिशेषिका या अपेंडिक्स, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इसका कोई कार्य नहीं होता है, केवल एक अपशिष्ट अंग के रूप में मानव में कार्य करती है। तो ये हो गया बड़ी आंत का पहला भाग अंधनाल। अंधनाल में भोजन का जो भोजन में जो भी भोजन का पाचन हो चुका है, उसमें क्या होता है? अंधनाल में भोजन का अवशोषण होता है। उसके बाद बात करें अपन, अगला भाग है बृहदान्त्र। अगला भाग है बृहदान्त्र। बृहदान्त्र की बात करें तो बृहदान्त्र की बात है, पहला भाग है अंधनाल। अंधनाल के भाग में जो अगला भाग होता है वो बृहदान्त्र होता है। इसके आगे जाकर तीन भाग होते हैं, इसके आगे जाकर के तीन भाग होते हैं। वो कैसे होते हैं? इस तरह से। ये हमने बात कर ली अपन ने, ये अंधनाल हो गया। अंधनाल के बाद में बृहदान्त्र होता है। ये इसके संरचना के आधार पर इसके नाम है अलग। ये पहला तो ये है, ये ऊपर की तरफ ज्यादा संरचना इस तरह होती है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये है आरोही, आरोही बृहदान्त्र। बात करें बृहदान्त्र के तीन भाग होते हैं। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से तो आरोही बृहदान्त्र, इस तरह से जा रहा है तो अनुप्रस्थ, मतलब समांतर है, अनुप्रस्थ बृहदान्त्र। और उसके बाद में बात करें नीचे की तरफ आएगा वापस ये, तो ये है कौन सा? अवरोही बृहदान्त्र। तो बृहदान्त्र के अलग भाग होते हैं तीन। पहला है आरोही बृहदान्त्र, अनुप्रस्थ बृहदान्त्र, और जो नीचे की तरफ आ रहा है वो अवरोही बृहदान्त्र। और यहाँ पर एक और लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर ये इस तरह से बन जाता है भाग, इस तरह से सिग्माकार भाग। सिग्मा जो चिन्ह होता है गणित में पढ़ते हैं, इस तरह से संरचना बनती है इस तरह से। तो ये होता है सिग्माकार भाग, इसे बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। इनको बोलते हैं, इसमें कोलोन बोलते हैं। ये आरोही है, इसे बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। ये है जो कि ये है, इसे बोलते हैं अपन हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ। ये नीचे की तरफ है अवरोही, और यहाँ पर इसे बोलते हैं सिग्मोइड, यानी ये सिग्माकार भाग। तो अलग भाग होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, और ये है इसमें सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं इनको। हिंदी में याद रखें आप इनको, तीन भाग होते हैं, एक आरोही भाग, एक अनुप्रस्थ भाग, एक अवरोही भाग, और ये है सिग्माकार भाग। तो ये बात कर रहे हैं बड़ी आंत की। बड़ी आंत जब प्रारंभ होती है, पहला भाग ये हो गया, वो को पता ही है, वो होता है अंधनाल। उसके बाद बात करेंगे अब अंधनाल के बाद में अगला भाग होता है बृहदान्त्र। इसके तीन भाग होते हैं। पहला भाग जो ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से, आरोही भाग। दूसरा भाग है अनुप्रस्थ भाग। तीसरा भाग नीचे की तरफ आ रहा है तो अवरोही भाग। और इस तरह से जो थोड़ा संरचना बन रही है सिग्माकार, से बोलते हैं सिग्माकार भाग। और सिग्माकार भाग जब खत्म होगा नीचे की तरफ, वहां पर होगा आपका मलाशय या रेक्टम, से बोलते हैं मलाशय बोलते हैं। उसके द्वारा भोजन का जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका अवशोषण होगा। तो ये लास्ट भाग यही है, मलाशय। मलाशय के द्वारा भोजन का अवशोषण होगा, क्योंकि अंतिम भाग है आहार नाल का। और आहार नाल की संपूर्ण लंबाई होती है 8 से 10 मीटर, पढ़ चुके हैं।
तो ये सारा टॉपिक था आज का, अपन देख लिया अच्छी तरह से। वापस से 1 मिनट में रिवाइज करते हैं इसको। अपन ने प्रारंभ किया था आधार नाल, इसके सारे भाग। आधार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर के करीब। शुरू किया था अपन ने मुख्य गुहा में, इसमें जो संरचना होती है, मसूड़े होते हैं, चापर के दांत होते हैं, जीभ होती है, एक संरचना से जुड़ी होती है, उसे बोलते हैं जीवा फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगुअल। उसके बाद बात करें अपन ग्रसनी की बात करें। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। उसके बाद ग्रासनली लगभग 25 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। एक विशेष गति होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, चक्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन को आगे ले जाती है और आमाशय में पहुंचाती है। तीसरा भाग है आमाशय, जहाँ आमाशय प्रारंभ होता है वहां पर एक बाल होता है, इसे बोलते हैं कार्डियम इंस्पेक्टर या कार्डियम संवर्णी पेशी है। और वो भोजन के जो प्रवेश है उसको रोकती है उसको आमाशय में जाने से और आमाशय से वापस जाने में। तो ये भाग है इसके आमाशय के। पहला भाग कार्डियम है, जठरागम भाग जो प्रारंभ पहला भाग है वो कार्डियम जठरागम भाग है। दूसरा भाग है फंडिस भाग, उसके आगे वाला जो बड़ा वाला भाग है वो फंडिस भाग है। तीसरा भाग है जठर निर्गमी भाग, जो कि जहाँ आमाशय खत्म होता है छोटी प्रारंभ होती है, वहां पर भी एक अंतर संवर्णी पेशी होती है, उसका नाम होता है डुओडेनल स्फिंक्टर, जो यहाँ पर होती है। क्योंकि ये जो भाग है इसका नाम है डुओडेनम, छोटी आंत का पहला भाग होता है, इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं ग्रहणी पित्त या डुओडेनम। दूसरा वाला भाग है छोटी आंत का, उसे बोलते हैं अपन जेजुनम बोलते हैं, उसे इंडियम बोलते हैं उसको, आगे छुदांत्र। और तीसरा वाला भाग है छोटी आंत, उसे बोलते हैं अपन